हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसकी हिंदी सारांश जो है, हिंदी सारांश को पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाएगा। गोवा के डबल रोटी बनाने वालों की पेडर के रूप में पहचान। पुराने पुर्तगाली समय में गोवा के मनुष्य पाव रोटी खाते थे। अब ये पाव रोटी अदृश्य हो गई है, परंतु उनके बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं। भटिया अब भी वहाँ पर है। पारंपरिक डबल रोटी बनाने वालों की बांस द्वारा उत्पन्न आवाज़ अब भी सुनी जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अभी भी यह व्यवसाय चलाता है। आज भी गोवा में इन बेकरों को पेडर के रूप में जाना जाता है। बेकर का आना, बेकर लेखक का मित्र और मार्गदर्शक होता था। वह दिन में 2 बार आया करता था। लेखक और दूसरों को उसकी बांस की आवाज़ जगा दिया करती थी। लेखक डबल रोटी रूपी बैगलेज के लिए उसके पास दौड़ा करता था। नौकरानियाँ पाव रोटी खरीदा करती थी और उन्हें घर में अंदर ले जाती थी। पाव रोटी का बटना बेकर अपनी बांस के डंडे से झक झक की आवाज़ के साथ आता था। एक हाथ उसके सर पर रखी टोकरी को सहारा देता, दूसरा जमीन पर बांस को फटकारता था। बांस पर बेकर टोकरी को रखता था। लेखक और दूसरे उसकी टोकरी से झांक कर देखते थे। वे गर्म चाय के साथ पाव रोटी खाते थे। वह अपने दांतों को ब्रश नहीं करते थे। डबल रोटी का महत्व। सभी अवसरों के लिए बेकर काफ़ी महत्वशाली था। शादी के उपहार बिना मीठी डबल रोटी, जिसे बोल कहते थे, निरर्थक थे। सैंडविच, केक और बेलिहन डबल रोटी के साथ बनाए जाते थे। बेकर का पहनावा। भूतकाल के बेकर या डबल रोटी बेचने वाले की एक खास पोशाक होती थी। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक होता था। यह घुटने तक आता था। यह आजकल की आधी पैंट की तरह होता है। बेकर का एक खुश परिवार। बेकर प्राय अपने पैसे महीने के अंत में लेता था। पुराने दिनों में बेकिंग का व्यवसाय न होने वाला था। बेकर और उसके परिवार कभी भूखे नहीं मरते। उनके मोटे शरीर दिखते थे और वो खुश थे और निर्धन नहीं होते थे। कुर्ग एक स्वर्गिक स्थान। कुर्ग तटीय शहर मंगलौर और मैसूर के बीच में पड़ता है। यह स्वर्ग जैसा बहुत सुंदर स्थान है। अवश्य ही भगवान की राजधानी से आया होगा। बहादुर मनुष्य, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर प्राणी इसमें रहते हैं। कुर्ग का मौसम एवं पर्यावरण। कुर्गू का कोडांगू कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इसमें हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, मसाले और कॉफ़ी के बाग हैं। इसमें सितंबर और मार्च के बीच में काफ़ी यात्रा आती हैं। तब मौसम बहुत अच्छा होता है। हवा में कॉफ़ी की खुशबू होती है। कुर्ग के व्यक्ति, उनकी उत्पत्ति। आदि कुर्ग के व्यक्तियों की उत्पत्ति मिस्र या अरबी है। यह कहानी है कि अलेक्जेंडर की फौज का एक भाग यहाँ पास बस गया था। इसकी वापसी असंभव हो गई थी। इन आदमियों ने स्थानीय व्यक्तियों में शादी की। यह संस्कृति उनके बहादुरी, रीति रिवाज, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखती। अरब उत्पत्ति कोडवा द्वारा पहने गए लंबे और काले कोट में दिखते थे। इसे कुपिया कहा जाता था। यह अरबी और कुड्डी द्वारा पहने जाने वाली कुफिया की तरह से होती थी। कुर्ग और इसके व्यक्ति। कुर्ग घरों में आदर सत्कार का रिवाज है। उन लोगों की काफ़ी बहादुरी की गाथाएं हैं। भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट सबसे अधिक सम्मानितों में से एक है। पहला आर्मी चीफ जनरल कुरियप्पा कुर्गी था। आज भी भारत में कोडवा के अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। यह वन्य जीवन। कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों में कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। इस पानी में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली महासीर पाई जाती है। कोड़िल, गिलहरियाँ और लंगूर इस पानी के समीप पाए जाते हैं। पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ यहाँ पर एक अच्छी संगत देती है। अपने महावतों द्वारा यहाँ नहलाए जाने का हाथी आनंद लेते हैं। बहुत दृश्य की बात करें तो बाहुगिरी की पहाड़ियाँ चढ़ने वाले को कुर्ग का समूचा दृश्य प्रदान करता है। रस्से के पुल द्वारा 64 एकड़ में फैले हुई निसर्गधाम टापू तक जाया जा सकता है। भारत के तिब्बती बस्ती के बौद्ध धर्म के भिक्षुक यहाँ बलाई कुपे में रहते हैं। कोई भी उन्हें लाल, गिरवे और पीले पायदान में देख सकता है। टी फ्रॉम असम की बात करें तो राजीव और प्रांजल असम की यात्रा पर। राजीव और प्रांजल असम जा रहे हैं। चाय बेचने वाले ने, एक व्यक्ति ने कहा, चाय गरम गरम चाय। उन्होंने चाय ली और उसकी चुस्की ली। राजगीर ने प्रांजल को बताया कि संसार में रोज 80 खरब कप से अधिक चाय पी जाती है। चाय के बागान का दिखना। राजवीर ने बहादुर सुंदर दृश्य देखा। प्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक पढ़ना जारी रखा। बाहर हरियाली है। शीघ्र ही हल्के हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को स्थान दे दिया है। जहाँ तक आंखें जाती है, चाय की झाड़ियाँ फैले हुए इलाकों में छायादार वृक्ष भी थे। दूर एक भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग में यह चाय का बागान था। चाय से संबंधित दंत कथाओं के बारे में। यह चाय के देश असम में थे।
संसार में असम में सबसे अधिक चाय के बागान हैं। राजवीर ने प्रांजले को बताया कि कोई यथार्थ में नहीं जानता कि चाय किसने खोजी थी। इसके बारे में काफ़ी दंत कथाएँ हैं। चीनी दंत कथाएँ की बात करें तो चीन का एक सम्राट पानी पीने से पहले हमेशा उसे उबला करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। इसने एक स्वादिष्ट सुगंध आ गई, ये चाय के पत्ते थे। भारतीय दंत कथा बोध के एक भिक्षुक बोधि धर्म ने अपनी पलक काट ली क्योंकि उसे गहन चिंतन के दौरान नींद आ गया जाया करता था। उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए। इन पत्तियों को गर्म पानी में डालने से और पीने से नींद से छुटकारा पाया जा सकता था। चाय और चीन। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पहली बार चीन में चाय पी गई थी, यह 2700 ईसा पूर्व था। चाय और चीनी जैसे सब चीन देश से हैं। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई, तब इसे दवाई के रूप में अधिक पाया जाता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने हुए वे दोनों मरियानी जंक्शन पहुंच गए। उन्होंने धोकियावाड़ी चाय बागान तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ चाय की झाड़ियों के एकड़ों में फैले हुए बागान थे। बांस की टोकरी लिए हुए महिलाएं उनसे नए पत्ते तोड़ रही थी। चाय के बागान में राजवीर का ज्ञान। प्रांजल ने पिता ने वहां उनका स्वागत किए। वे नई पत्तियों के उगने के मौसम में वहां आए थे। यह मई से जुलाई तक होता है। इस समय में उत्तम चाय मिलती है। राजवीर ने यह बात प्रांजल के पिता को बताई। उसने राजवीर को बताया कि वह चाय के बागान में काफ़ी चीज़ें जानता है। राजवीर ने उन्हें बताया कि वह उनके बारे में और अधिक जान सकेगा। आपको हिंदी समरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।